करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल जारी है। महिला बाल विकास विभाग ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को काम पर लौटने का अल्टीमेटम दे दिया है। अब ऐसा नहीं होने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन भी काटे जा सकते हैं। अब इसके साथ ही पिछले कुछ महीनों से लगातार छत्तीसगढ़ में किसी ना किसी संगठन की ओर से हड़ताल बुलाई जा रही है और आज चर्चा इसी मसले पर कि लोकतंत्र में बिना सड़कों पर उतरे आवाज नहीं सुनी जाती क्या? आखिर सड़कों पर उतरने की क्यों नौबत आती है? क्यों कर्मचारी आखिर सड़कों पर उतरते हैं? बिना हड़ताल के क्या समस्या का कोई हल नहीं निकल सकता है? आए दिन इसी तरीके से हड़ताल होती रहेंगी तो आखिर कामकाज कैसे चलेगा? और इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। साथ में हमारे खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी होगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। जी हां, छत्तीसगढ़ में पिछले कई दिनों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल जारी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रदेश के अलग अलग जिलों में हड़ताल पर हैं। हमारा पहला मांग है सर, हमें शासकीय कर्मचारी घोषित करते तक हमें कम से कम कलेक्टर दर दिया जाए। दूसरा मांग हमारा यहाँ है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सुपरवाइजर पद पर भर्ती लिया जाए सर, और सहायक कार्यकर्ता के रिक्त पर सहायिका को भर्ती लिया जाए। अब हमारी तीसरा मांग है कि मिनी आंगनबाड़ी को सर मेन आंगनबाड़ी में तब्दील किया जाए सर। हमारी चौथा मांग है सर कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को शिक्षक दर्जा दिए सर। उधर सरकार अब ऐसे हड़तालों को लेकर सख्त दिख रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को काम पर लौटने को कहा गया है और ऐसा ना करने पर उनकी सैलरी रोकने के भी संकेत दे दिए गए हैं। हालांकि सवाल सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का नहीं, बल्कि हाल के दिनों में छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक संगठनों ने हड़ताल किया। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ ने भी हड़ताल किया था। जनवरी 2023 में करीब 45,000 संविदा कर्मी इस हड़ताल में शामिल हुए थे। जनवरी में ही मानदेय को लेकर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे। पिछले साल 22 सितंबर को अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने भी हड़ताल किया था। इसके तहत 4 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। अगस्त 2022 को भी अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने हड़ताल किया था। पिछले साल 26 अगस्त को 13 सूत्रीय मांगों को लेकर सरपंचों ने हड़ताल किया था। अप्रैल 2022 में रोजगार सहायक और मनरेगा कर्मचारी संघ ने हड़ताल किया था। 20 अक्टूबर 2022 से रायपुर में दिवंगत शिक्षा कर्मियों की पत्नियां धरने पर हैं। दिवंगत शिक्षा कर्मियों की पत्नियां अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रही हैं। तो छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक हड़ताल और धरना प्रदर्शन से न सिर्फ कामकाज प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि ये सवाल भी उठ रहे हैं कि बिना हड़ताल के समस्या का हल क्यों नहीं निकलता। आए दिन इस तरह हड़ताल होंगे तो कामकाज कैसे चलेगा? टीम न्यूज़ स्टेट। तो ये कुछ जरूरी मांगे हैं जो कि आंगनवाड़ी सहायिकाओं की तरफ से उठाई जा रही हैं और उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द इन मांगों पर सरकार विचार करेगी। लेकिन कितना समय और लगेगा, इसी को जरा समझ लेते हैं। और इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मिलवाएं आपको उनसे। वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आंगनवाड़ी संघ के उपाध्यक्ष सुधा रात्रि जी हमारे साथ कार्यक्रम में है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी से नेता अनिल सिंह चौहान जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन अनिल सिंह चौहान जी, बार बार हम देख रहे हैं कि इससे पहले भी अलग अलग संगठन सड़कों पर उतरे, उनकी तरफ से भी अपनी मांगें रखी गई। लेकिन एक बार फिर से जब आंगनवाड़ी कर्मियों की तरफ से कोशिश की जा रही है अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की, तो वो भी चेतावनी दे रही हैं, अल्टीमेटम दे रही हैं कि आप यदि हमारी बात को नहीं सुनते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम हड़ताल पर चले जाएंगे। और दूसरी तरफ आप ये कह भी दिया गया है कि अगर आप काम पर नहीं वापस लौटते हैं कर्मी, तो हम आपके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। ये कितना सही है और क्या इसको लेकर आप भरोसा दिलाना चाहते हैं कर्मियों को? देखिए शुभेंदु जी, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों का आंदोलन है, इनको इस बात को हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले आंदोलन के समय भी इनसे खुद मुलाकात की थी, जब इन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी थी। और उसके बाद इनका वेतन लगभग 1.5 गुना कांग्रेस की सरकार आने के बाद बढ़ा है। आज भी कांग्रेस की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इनकी मांगों को लेकर संजीदा हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आपकी मांगें पूरी नहीं की जाएगी।
लेकिन हमारा कहना ये है कि हमारी बहनों का, माताओं का राजनीतिक दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये चुनावी वर्ष है और भारतीय जनता पार्टी इनको शस्त्र की तरह इस्तेमाल करे, इनके कंधे को इस्तेमाल करे, यह दुखद है। छत्तीसगढ़ के आवाम को, छत्तीसगढ़ के बच्चों को, छत्तीसगढ़ की जो अर्थव्यवस्था है, छत्तीसगढ़ की जो सामाजिक व्यवस्था है, उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है। उनको अपने योगदान को ध्यान में रखना चाहिए। छत्तीसगढ़ की किसी प्रकार के यहाँ के लोगों को परेशानी ना हो, इसको ध्यान में रखना चाहिए। सरकार से आप पत्राचार करिए, विरोध का दूसरा तरीका है, लेकिन आप पूरे सिस्टम को ध्वस्त करने का प्रयास करें या हमारी जो सिस्टम है, हमारी जो प्रणाली है, बात तो ये रखी जा रही है सर, आप कह रहे हैं कि आप पत्राचार कीजिए, सरकार से बात कीजिए। सरकार से बात भी की गई, आप उनको अपनी बातों को लेकर के बताया भी गया कि हम क्या चाहते हैं, सूत्रें मांगे भी बताई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने कहा कि पहले भी मुख्यमंत्री तक बात पहुंची है, लेकिन तब से लेकर के अब तक कितना परिवर्तन आया, उसमें बात कहां तक पहुंची है? क्योंकि यही वो मांग कर रहे हैं कि हमने जब पहले भी ज्ञापन सौंप दिया तो उसके बाद कितना प्रोसेस आगे बढ़ा, ये हमें पता तो चले, कितना काम हो रहा है हमारे लिए। देखिए शुभेंदु जी, विगत 4 वर्षों में 1550 रुपए एक बार और 750 रुपए की 2 बार की ये बढ़ोतरी इनके आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के वेतन में की गई है और लगातार सरकार संजीदा है इनको लेकर। और निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूं कि सरकार इस दिशा में और अच्छे कदम उठाएगी, जिससे इनको सहूलियतें मिले, इनको समुचित वेतन मिले और एक अच्छा जीवन यापन करने का इनको अवसर प्रदान करेगी सरकार। इस विषय को लेकर संजीदा है। अगर सरकार ने विगत 4 वर्षों में कुछ नहीं किया होता तो एक बार मैं कहता कि इनको सड़कों की जरूरत है, सड़क पे उतरने की जरूरत है। ऐसे में इनको थोड़ा सा सहयोग करना चाहिए, छत्तीसगढ़ के सारी व्यवस्था का सहयोग करना चाहिए, इस तरह से आम लोगों को परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए, जनजीवन पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ये कहना है हमारा। जरा जवाब ले लेता हूं गौरीशंकर श्रीवास जी। ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द परेशानियों का समाधान तो होगा ही, लेकिन आप इसको राजनीतिक शस्त्र के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जो सड़क पर उतरे हुए आंगनबाड़ी जो सहायिकाएं हैं, आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और क्यों आप उनको भड़का रहे हैं? फिर ये आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। लेकिन मैं कुछ चीजों को आपके चैनल में प्रमाणित पहले भी करते हैं और आज भी प्रमाणित कर देता हूँ। शस्त्र की तरह इस्तेमाल उन लोगों ने किया था जब विपक्ष में पीसीसी चीफ बतौर मुख्यमंत्री जी जाते थे और कहते थे कि हम 10 दिन में सबको नियमित कर देंगे, हमारी सरकार है कि हम ये कर देंगे। बड़े शर्म का और बड़ी मानवता को कलंकित करने वाला विषय है कि राजधानी में 120 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, पंचायत शिक्षा कर्मी की विधवाएं भरे ठंड में धरना दे कलप कलप के रो रही है। यही भूपेश बघेल जी उनका हाथ पकड़कर बोले थे कि मैं तुम्हारा भाई हूं। आज कसाई की भूमिका में सरकार दिख रही है। मानवता तो छोड़िए साहब, इंसानियत तो छोड़िए, लोकतंत्र का गला किस प्रकार से घोटा जाता है। ये वही धरना स्थल है जहां पर जाकर भूपेश बघेल जी भी राजनीति चमकाते थे। नहीं, शब्दों का चयन एक तो 20 किलोमीटर, गौरीशंकर जी, शब्दों का चयन ठीक होना चाहिए। हाँ। और मेरा साफ कहना साहब, देखिए मैं इन सारे धरना प्रदर्शन का प्रत्यक्ष गवाह हूँ। एक आज हर जितने भी कर्मचारी हैं सरकार के खिलाफ में इसलिए नामबंद हो रहे हैं और सरकार उसकी इसलिए नहीं सुन रही है। जब सरकार के दरवाजे जाते हैं बेइज्जत तो किया जाता है और फिर कमेटी का हवाला देकर कहीं ना कहीं मामले को डरका दिया जाता है। 4 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। किसे धोखा दे रहे हैं, किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? जो रसोईया संघ के अध्यक्ष को 7 दिन जेल में ठूस दिया गया, पंचायत शिक्षा कर्मियों के साथ क्या हो रहा है? अंशकालीन ठेका कर्मचारी प्लेसमेंट वालों का क्या हो रहा है? संविदा कर्मचारियों के साथ क्या हो रहा है? सिवाय जेल, सिवाय पुलिस और धमकी चमकी गुंडागर्दी, इसके अलावा सरकार ने 4 साल में क्या किया है? आप कहना 200-500 बढ़ा दिए, या आपके चौखट पर नहीं गए थे? आप इन्हीं के चौखट पे पहुंचकर इनसे बड़ी बड़ी बातें किए थे और आप मुंह छुपाते भाग रहे हैं। इनको आपने इनका लोकतंत्र का अधिकार भी छीना है और आज ये लोग जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो बहुत छोटी सी बात है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि वेतन में इजाफा भी किया गया है। अगर वेतन में इजाफा किया गया है इस कार्यकाल के अंदर अभी तक, जो कि पूरा नहीं हो पाया है, नहीं हुआ है, और लेकिन उससे पहले तक ये कम से कम एक बड़ा वादा तो किया ना पूरा। आप कह रहे हैं कि ये बता दीजिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। और उससे मुझे ये बता दीजिएगा कलेक्टर दर में क्या इनको वेतन दिया जा रहा है? वो तो अधिकार है श्रम कानून के हिसाब से। कलेक्टर दर में आपको देने में क्या दिक्कत है? क्या 10 दिन में सब नियमित हो गए? क्यों बड़ा फ्लैक्स लगाते हैं और क्यों इनको झूठा आश्वासन देते हैं कि 50,000 को कर देंगे नियमित? अभी आपने 1 महीने पहले विज्ञापन जारी कर दिया कि 50,000 लोगों को हम नियमित करेंगे। 5 लोग को नियमित नहीं कर पाए। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार, हमने 2.5 लाख से लोगों को नियमित किया। इस बात को सीना ठोक के बता रहा हूं मैं, एक आंकड़ा दे दूंगा आपको मैं। ये तो नियमितीकरण के नाम से सिर्फ वोट बटोरे हैं, इनकी आंखों में धूल झोंका, धोखाधड़ी किया है, ठगी की है, सीधा ठगी। 500 अरे भाई कलेक्टर दर को देने में आपको दिक्कत क्या है?
और जो विधवाएं बैठी है उनसे जाकर क्षमा याचना मांगिए, माफी मांगिए, प्लास्टिक के उनका धरना ठीक है, मैं जरा जवाब लूंगा अनिल सिंह जी से, लेकिन उससे पहले जरा बाबूलाल शर्मा जी को मैं जल्दी से जोड़ लेता हूँ। बाबूलाल शर्मा सर, एक चीज़ बताइए कि ये बार बार कहा जा रहा है कि हमने वेतन में इजाफा भी किया, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, और ये जो सरकार है वो कर्मचारियों के तैशी और जल्द से जल्द कोई फैसला लेगी। लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अगर विरोध किया जाता है तो उनको धमकी मिलती है, उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। तो ये तो अपने अधिकार, जो कर्मचारियों का अधिकार है या किसी भी नागरिक का अधिकार है, उसका भी हनन हो रहा है, वो ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं जो होती हैं वो आज ग्रामीण व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। पूरी ग्रामीण व्यवस्था जो होती है, प्रशासनिक जो योजनाओं को नीचे तक पहुंचाती है, उसमें ये लोग बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और बच्चों को खास करके बच्चों के पोषण आहार के लिए जो है सबसे बड़ा काम करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसमें जिस पोषण आहार के ऊपर में, जिस कुपोषण के ऊपर में सरकार, दोनों सरकारें, पहले की रमन सरकार भी केंद्र करके चलती थी, उसको ध्यान में रख के, ये सरकार भी कुपोषण को दूर करने का ध्यान में रख के चल रही है। उस स्थिति में जो है ये दरअसल मुझे लगता है, और मुझे लगता है नहीं, ये बात सही है कि इसको स्थायी नौकरी सरकार मानती नहीं है और ये मानदेय राशि के रूप में इसको अमाउंट दिया जाता है। और कलेक्टर दर की मांग बिल्कुल सही है, जायज है, बिल्कुल मैं सही कहूंगा। गौरी भाई ने भी इस बात को कहा है, कलेक्टर दर से पैसा दिए जाने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब सवाल आता है, नियमित नहीं कर सकते हो तो कम से कम जो है स्थायी नौकरी नहीं कर सकते हो तो कम से कम कलेक्टर दर की राशि उनको मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेता तो बार-बार यही सवाल उठाते हैं ना सर, और बाकी लोगों का भी आरोप है कि अगर ऐसी ही मांग है बीजेपी की तो अपने शासनकाल में क्यों नहीं कर दिया फिर? मैं कह रहा हूँ वही पे आ रहा था मैं कि देखिए, जो विपक्ष होता है वही जो है उनका समर्थन करने पहुंचता है। तब हमने जब बघेल जी को देखा था आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का साथ देते हुए, आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी खड़ी है। 15 साल वो गुजर गए और अभी 4 साल गुजर गए। इनका कोई ना कोई तकनीकी कारणों से जो है इजाफा नहीं हो पा रहा है। वो तकनीकी कारण को दूर करने के लिए कोई ना कोई कानून बनाना पड़ेगा, मुझे लगता है, तभी इनका रास्ता निकल पाएगा। एक चीज इसमें ये भी नजर आ रही है सर कि इस पर अभी भी अप्रूवल या हरी झंडी सरकार की तरफ से इसलिए नहीं मिल रही है कि इस आंदोलन को, जैसा कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता इसको आधार बना रहे हैं, अपना हथियार बना रहे हैं, तो क्या यही बड़ा कारण भी है कि अभी तक इसको हरी झंडी नहीं मिली है, क्योंकि बीजेपी के नेता इस पर ज्यादा एग्रेसिव होकर के अपना विरोध कर रहे हैं? आप मान सकते हैं इस कारण से भी होता है। कभी कभी क्या होता है, जब राजनीति किसी विषय पर घुसती है ना, सीधे साधे विषय पर, तो वो टर्न हो जाती है। डॉक्टर रमन सिंह के दौर में भी जब कांग्रेस ने मदद किया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का समर्थन किया, तो वो कुछ सोचते हैं, विचारते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। मैंने दोनों सरकारों का देखा है, विचार सबके बिल्कुल सकारात्मक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बारे में सकारात्मक विचार है, तब की सरकार में भी, अब की सरकार में भी, लेकिन वो निर्णय नहीं कर पाते। तो मुझे वहीं से समझ में आता है कि कोई न कोई जो है तकनीकी कारण, अड़चन है, जो कानून के द्वारा ही बदला जा सकता है और वो कानून नहीं बन पा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है अनिल सिंह जी, ये तकनीकी कारण क्या है, थोड़ा सा बताइए ना। और जितने भी कर्मचारी वर्ग के लोग हैं वो ये समझना भी चाहते हैं कि और कितना इंतजार उनको करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो चुनाव भी बहुत नजदीक है, उसके बाद तो कुछ हो नहीं पाएगा, फिर अगली सरकार के ऊपर निर्भर करेगा। बहुत सारे लोग दावा करेंगे, वादा करेंगे, वो बात की बात हो जाएगी, लेकिन अब तो समय बहुत नजदीक है, अब तो करके दिखाना पड़ेगा ना। शुभेंदु जी, मैं आपको इनकी तरह, गौरीशंकर श्रीवास जी की तरह अमर्यादित भाषा या झल्लाकर या चिल्लाकर इस तरह की कोई भाषा नहीं बोलूंगा। मैं तर्कों के साथ आपसे बात करना चाहता हूं कि क्या शिक्षा कर्मियों का संविलियन, उनका वेतन, पुरानी पेंशन योजना को लागू करना, किसानों को बोनस देना, कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, ऐसे 4 साल में ऐतिहासिक कदम कांग्रेस की सरकार ने उठाए कि भारतीय जनता पार्टी अब मुद्दा विहीन हो गई है। अब इनको लग रहा है कि बेरोजगारों को भी भत्ता दे देंगे, अब इनको लग रहा है कि सभी संविदा कर्मियों को भी नियुक्त करने की तैयारी है। तो ये जो बहनों के कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीति में, ये दुखद है। और मैं दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा, बड़े बड़े भाषण गौरीशंकर श्रीवास जी देते हैं, बहुत चिल्ला कर देते हैं। 15 वर्षों में रमन सरकार को क्यों याद नहीं आया कि इनको कलेक्टर के बराबर मान दे देना, कलेक्टर का जो मानदंड है उसके अनुसार मान दे देना चाहिए? क्यों ये लगातार शोषण करते रहे? क्यों 5000 तक रुका रहा? हमने तो 1.5 गुना कर दिया साहब 4 वर्षों में, और सभी वर्गों का लगातार कर ही रहे हैं। अब देखिए, कई विषयों में तकनीकी समस्या आती है, उन तकनीकी समस्याओं को दूर करके कांग्रेस की सरकार कटिबद्ध है
और इन बहनों माताओं के लिए उचित रास्ता निकालेंगे। बताएंगे अनिल और सिंह हम जी, बार बार जिससे- आह्वान करते हैं जिससे आप जो किसी राजनीति का कर्मचारी हिस्सा वर्ग के मत लोग बनिए। हैं या आंगनवाड़ी सहायिकाएं हैं, उनको ये समझ में आ सके कि असल पेच कहाँ फंसा हुआ है। थोड़ा तकनीकी जो परेशानी आ रही हैं, क्या इसके पीछे कारण है, थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए शुभेंदु जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कई विषयों में तकनीकी पेश था, चाहे ओल्ड पेंशन योजना लागू करनी रही हो, चाहे शिक्षा कर्मियों का संविलियन रहा हो, चाहे पंचायतों के माध्यम से भर्ती हुए हैं। तो ऐसी बहुत सी तकनीकी छोटी छोटी चीजें होती हैं। शिक्षा कर्मियों, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती का सिस्टम है, जो इनके मानदेय का सिस्टम है, इसमें जो इनको भर्ती करते समय और इनके जिस तरह से अनुबंधित होते हैं इस काम में, उसको कलेक्टर लेकर जो रेट पर तकनीकी वेतन विषय देने है, में कहाँ उसको कोई लेकर एक टेक्निकल कानून फॉल्ट या बनाया कहीं जाएगा। पर कोई उस सबसे बड़ी कानून- चुनौती इसमें क्या है? कलेक्टर रेट दर पर अगर उनको वेतन दिया जाए तो उसमें क्या बड़ी वजह है, कारण क्या है इसके पीछे? मैं आपको वही बता रहा हूं कि देखिए तकनीकी रूप से जिस तरह से, जैसे शिक्षा कर्मियों को पंचायत ने भर्ती किया था, अब राज्य सरकार में संविलियन होना था, तो उसके लिए अध्यादेश की जरूरत थी, कानून में संशोधन की जरूरत थी। उसी तरह इन आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए सरकार का काम है सोचना। मैं आपके चैनल पर बैठकर कोई नीति नहीं बना सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि सरकार इस दिशा में बहुत संजीदा है और सभी वर्गों का हित करते करते वो इस स्टेप तक आ गई है कि अब इनके लिए भी अच्छा सोचने का प्रयास कर रही है। और अभी भी सरकार को लगभग 1 वर्ष बचे हैं और सरकार जिन बिंदुओं पे काम नहीं कर पाई है, 90% वादे हमने पूरे किए अपने घोषणा पत्र के। 15 वर्षों में जो रमन सरकार सिर्फ करप्शन और कमीशन खोरी में लिप्त रही, वो आज उनको मुद्दा विहीन हो गई है। उनके पास कोई लोकप्रिय चेहरा नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है। तो अब वो इस तरह के हथकंडे अपनाकर, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करके, अमर्यादित राजनीति करके और दूषित राजनीति करके सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। लेकिन प्रदेश की जनता इसको समझती है और इनको समय पर माकूल जवाब मिलेगा। और मैं आपको दावे से कहता हूं 1 साल का समय बचा है, ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का कहना है और उनका ये मानना है कि 90% काम पूरे हो चुके हैं, 10% जो बचे हैं वो इस 1 साल के अंदर भी पूरे हो जाएंगे। और वो ये भरोसा भी दिला रहे हैं कि कलेक्टर दर पर जो वेतन देने की मांग आप भी उठा रहे हैं, जो आपने अपने कार्यकाल में नहीं की, वो इस सरकार में करके दिखाएगी सरकार मौजूदा वक्त में। हमने क्या किया मैंने बता दिया। 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को संविलियन किया, नियम भी बनाया कि बिजली संविदा कर्मचारी 2 साल का नियमित होंगे, उस नियम को भी इन्होंने अभी तक लागू नहीं किया है। और हमने क्या किया, विषय ये नहीं है, विषय ये है कि आपने कहा कि क्या नियम को शिथिल नहीं किया सकता, क्यों कलेक्टर दर में नहीं किया सकता। मैं बता रहा हूँ तकनीकी कारण। जब अपने दामाद को 100 करोड़ का मेडिकल कॉलेज देना होता है तो तकनीकी 15 वर्ष में नहीं जाना चाहते हैं, 4 वर्षों की बात बस करते हैं। अपने भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी की बात नहीं करना चाहते। जब तकनीकी काम तब नहीं होता जब ने कांग्रेस पार्टी के नेता के पुत्र को डिप्टी कलेक्टर बनाना। थोड़ा भाषा की मर्यादा का ध्यान रखिएगा, बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूं। मैं अपना विषय रख रहा हूँ, आप तय नहीं करेंगे। अगर आपको डिबेट में नहीं सुनना तो हल्ला कर लीजिए, मत बोलने दीजिए, मुझे चुप हो जाता हूँ। हमारा साफ कहना है। मैं अभी सुन रहा था आपको, मैं डिबेट से नहीं हटूंगा, जनता आपको हटाएगी जैसे सरकार से हटाई है। आप अपनी मर्यादा का परिचय और अपनी पार्टी के विचार का परिचय देते हैं कि आप कितना अमर्यादित हो सकते हैं। मैं तो पूरे मर्यादा में ही बोल रहा हूँ साहब। आप जिस तरह मर्यादा छोड़ देते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ जिस तरह से अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से आप अशोभनीय भाषा और अशोभनीय डिबेट करते हैं, उसका परिणाम आपको आपके पार्टी का चेहरा है। आप एक पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जिस तरह से दोयम दर्जे की भाषा। नहीं, एक मिनट मुद्दे पर, सिर्फ मुद्दे पर टू द पॉइंट बात। और देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, शब्दों की मर्यादा में और टू द पॉइंट बात, सिर्फ इधर उधर नहीं सर। संसदीय भाषा बोला है, ठीक है, मैंने तो साफ कहा है कि भाई दामाद को 100 करोड़ का मेडिकल कॉलेज देने के लिए नियम शिथिल कर दिए जाते हैं। डिप्टी कलेक्टर बनाना रहता है, किसी कांग्रेस के नेता को नियम शिथिल कर दिया। ये कौन सा संसदीय भाषा हो गया भाई? है मेरा साफ कहना है कि आपके पास में इच्छा शक्ति नहीं है, आपको नहीं करना, इस बात को बोल दीजिए। 4 साल हो चुका है, क्यों झूठा वादा कर रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया बताऊंगा तो समय कम पड़ जाएगा। मुझे ये बताइए कि जो विधवा वहां पर बैठी है उनको 120 दिन से ज्यादा का समय हो चुका। ठीक है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। नीलू सूर्या संघ की अध्यक्ष को क्यों 7 दिन जेल में डाला? आपकी बाध्यता। मैं खुलासा इसलिए कर देता हूं, ये क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इनको कमीशन मिलता है। जो प्लेसमेंट एजेंसी है उसको ये ठेका में बेच दिए हैं और इस कारण अब ये बीच का जो कमीशन है ये गैप कहीं तो ना खुल जाए। देखिए हमेशा विषयांतर करते हैं। अच्छा ठीक है गौरीशंकर जी, आपने बात रख ली, जरा जल्दी से एक मिनट ठीक है। ये विषयांतर कर देते हैं, किसी एक व्यक्ति की बात करने लगते हैं या किसी एक घटना की बात करने लगते हैं। कमीशन खोरी कर। अच्छा एक मिनट, ठीक है, एक मिनट गौरीशंकर जी, और ठीक है अनिल जी एक मिनट जरा।
ठीक है, एक मिनट जरा बाबूलाल शर्मा जी को जरा जल्दी से मैं जोड़ लेता हूं। बाबूलाल सर, एक के बाद एक कई ऐसे इससे पहले भी प्रदर्शन हो चुके हैं, काम प्रभावित होता है, लोगों को परेशानियां आती हैं। अब ये तो जिम्मेदारी है ना सरकार की, कम से कम इसको तो पूरा करना पड़ेगा। हालांकि सरकार का ये मानना है कि हम जल्द से जल्द मना लेंगे, या जो कर्मचारी अभी तक बात नहीं समझ पा रहे हैं उनको भरोसा देकर के हम वापस से उनको मनाएंगे, उनको समझाएंगे और उनका ये काम करके भी दिखाएंगे। लग रहा है कि सभी चीजें पटरी पर उतरेंगी, लेकिन असल में तो जनता परेशान है ना। मैं जहां तक समझता हूं इस मुद्दे को, इसमें इन्होंने कम से कम 1.5 गुना बढ़ाया है, जो पहले था उससे 1.5 गुना बढ़ाया है। और ये ऐसे जो उनकी सोच है, जो भर्ती के समय उनसे कहा गया था कि आपको स्थायी नौकरी नहीं देंगे, लेकिन आपको मानदेय राशि मिलेगी, जब भर्ती के समय की बात स्वीकार हुआ था। उसके बाद जो है ये जो है इनकी मांग गलत नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कलेक्टर दर मांगना गलत नहीं है, क्योंकि कलेक्टर दर से कम होना नहीं चाहिए। अब साहब, चुनावी वर्ष और बजट के पहले ये अक्सर ऐसे आंदोलन आपको देखने को मिलेंगे, चाहे जोगी जी का कार्यकाल रहा हो, चाहे रमन सिंह जी का तीनों कार्यकाल रहा हो। हर बजट के पहले और हर चुनावी वर्ष के पहले निश्चित रूप लेकिन से ये कह देना कि अगर आप विरोध अगर आप सड़कों पर उतरते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, इसको लेकर के बहुत सारे सवाल भी उठते हैं। समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रोक रहा हूं सर। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन काम पर अगर नहीं लौटते हैं तो कर्मचारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन होने का संकेत भी दे दिया गया है। लेकिन अब ऐसे में कर्मचारी करें तो क्या करें? पेशकश में फिलहाल के लिए बस